मोदी मोदी गर्दा उड़ा दिया। जय छठी मैया। जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से, जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। सवाल है बवाल है में हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बिहार के जो ऐतिहासिक नतीजे आए हैं उसका असर अब चौतरफा देखा जा रहा है। जो सबसे बड़ी खबर है, लालू यादव के परिवार में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, ने ट्वीट करके कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव, रमीज ने मुझसे यही करने को कहा है और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। लेकिन सवाल जो हम उठा रहे हैं इस कार्यक्रम में कि क्या जंगल राज के डर के आगे एनडीए की जीत हुई? तेजस्वी यादव के पास नहीं था कट्टा की काट, जंगल राज का डर, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी की लहर देखने को मिली। बिहार के बाद बंगाल में जंगल राज का दांव, क्या ये एनडीए के पक्ष में जाता दिखा? इसी पर बात करने के लिए सारे खास मेहमान मेरे साथ मंच पे जुड़ चुके हैं। विजय शर्मा साहब, सुजाता पॉल जी, उत्पल बल्लभ साहब आरजेडी से, श्वेता प्रिया जी जेडीयू से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन हमारी इस चर्चा में। श्वेता जी, मैं सुजाता पॉल जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी तक कोई इस तरह का, हालांकि आत्ममंथन में समय लगता है, लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं, इस तरह की स्थिति हो जाएगी आपने सोचा था? आप जनता के भाव को भांप नहीं पाए? सच्चाई ये है भट्ट जी कि ये आत्ममंथन का समय तो है, मगर रणनीति तैयार करने का भी समय है। क्योंकि जब आपके सामने एक चुनाव आयोग है जो सवालों के जवाब नहीं देते, तो ये साफ हो जाता है कि ये जनादेश से ज्यादा ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश वो जो कार्य कर रहे हैं भाजपा के लिए। क्योंकि अगर आप देखें कि चुनाव आयुक्तों का चुनाव जिस प्रकार से पहले होता था, उस समिति में अब 2:1 जो सरकार के पक्ष का हो चुका है, वो बता रहा है कि जब वो जवाब नहीं देते तो वो भाजपा के लिए काम करते हैं। नतीजों पे तो बाद में आऊंगी, हमें तो ये सोचने की
आवश्यकता है कि जो जनता लाठी खा रही थी सड़कों पे, पेपर लीक के लिए त्राही त्राही हो रही थी, जो बच्चे मेरे चंपारण से चलकर पैदल दिल्ली तक गए थे अग्निवीर योजना के विरोध में, जो बहनें मेरी कह रही थी मेरे बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, और जिनकी हत्याएं हो रही थी, खुले तौर पर लोगों को गोलियां मारी जा रही थी। रेखा गुप्ता जी वहां जाकर कह रही थी क्या बिहार को अधिकार नहीं है कि बेहतर व्यवस्था हो? 20 साल से जिनकी सरकार है वो बेहतर व्यवस्था नहीं दे रहे थे, ये वो खुद मान रही थी। कल पूरा दिन भाजपा के प्रवक्ता कहते रहे कि भाजपा की बिहार की माएं जो है। सुजाता जी, जो आप मुद्दे उठा रही हैं मैं उससे मैं ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये आपका फेलियर है ना। इतना सारा कुछ बिहार में हो रहा था, पेपर लीक हो रहे थे, यूथ पे लाठियां भाजी जा रही थी, आपकी बातें जो आप कह रही हैं, लेकिन आप उसे अपने पक्ष में तो ला ही नहीं पाए। जनता ने आप पे विश्वास किया ही नहीं। ये अविश्वास का ही तो नतीजा है कि आज भी 20 साल के बाद अगर नीतीश कुमार के नाम पर महिलाएं वोट देने जा रही हैं, जो हमने ग्राउंड में भी महसूस किया। ऐसा नहीं है सुजाता जी, हम लोग, हमारे रिपोर्टर्स, हम लोग जब ग्राउंड में जा रहे थे, ये महसूस हो रहा था कि नीतीश कुमार के लेके नाराजगी नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में नहीं है, ये महसूस हमें हो रहा था। देखिए, ये बात तो साफ है कि जनता, पहले बोल रही हूं क्योंकि अभी आप कह देंगे कि आप जनता पे सवाल उठा रही हैं। जनता जनार्दन है, जनता पे कभी सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप और मैं, हम में से कोई भी एक बीमार हो जाए, हमें इलाज ना मिले, हम अपने किसी गांव में पड़े हो और मुश्किलों का सामना कर रहे हो, और ठीक चुनाव के पहले अगर मेरी सरकार मुझे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से या प्लेन से एम्स पहुंचा दे और मेरा इलाज हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगी? वोट उसी सरकार को दूंगी। सुजाता जी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं ना कि महिलाओं के साथ उनको 10,000 रुपया भी दिया गया। सुजाता जी, 10,000 रुपए, सुजाता जी, उन पर सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हूं। सुजाता जी, काश 2006 में, सुजाता जी, काश 2006 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करिए। अगर आप उस समय ये रिफॉर्म कर देते, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बदलाव कर देते, ये फ्रीबीज, ये कैश बांटना, ये सब बंद हो जाता। आज ये आप झेल नहीं रहे होते। तो अब आप इसको, हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है, सरकार चाहे तो दे सकती है। अब वो चुनाव से 6 महीने पहले दे या 4 साल पहले दे दे, तो वो तो कानूनी तौर पे किया गया ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप भी इस बात को मान रहे हैं कि ये गलत है ना। और जो भी सरकारें आती हैं भट्ट जी, उनका कार्य होता है कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया उसको बेहतरी की तरफ ले जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। अगर नेहरू जी भी लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल नहीं खोलते, उनको उनके अधिकार न देते, तो तब भी तानाशाही हो जाती। सुजाता जी, ये तो जनता के मैंडेट का अपमान है ना। सुजाता जी, ये तो जनता के मैंडेट का अपमान है। ऐसा नहीं किया ना। आप जो बोल रही है जनता के मैंडेट का अपमान है। अब तो जनता ने मैंडेट दे दिया, रिजल्ट आ चुके हैं। अब आप जनता के मैंडेट पे, उनके विवेक पे सवाल उठा रही हैं। ये मैं आपको बोलने नहीं दूंगी जब तक, सुनिए भट्ट जी, ये मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया था आप यही बोलने वाले हैं। बोला था नहीं। मैं ये कह रही हूं कि जब तक चुनाव आयोग कागज भी नहीं देगा जी, मैडम, जब तक चुनाव आयोग 5वें नंबर की, हम जो सवाल पूछते हैं उनके जवाब नहीं देगा। सुजाता जी, हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा, कांग्रेस की स्थिति जो वहां पर जीतन राम मांझी है उनके स्तर पे आके खड़ी हो गई है, जो कुशवाहा जी हैं उसके स्तर पे आके खड़ी हो गई है, जो AIMIM है उसके स्तर पे आके खड़ी हो गई है। चिराग पासवान आपसे 4 गुना ज्यादा सीटें लेके वहां बैठे, जो एक रीजनल पार्टी है। मैडम, हमें अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना कि हमसे कहां गामियां रह गई। सुनिए, वो तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई सुजाता जी। आज कमियां होंगी तभी तो ये हुआ ना। एक बात कह लेती हूं, अगर कमियां ना होती तो हम आज यहां ना होते।
ये तो पक्की बात है, लेकिन रणनीति में कहीं कमी है। और उसमें अगर मैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही हूं तो आप पहले तो अपनी बात को वापस करिए कि मैं जनता का अपमान कर रही हूं। मैंने शुरुआत में इस बात को कह दिया था। एक बात बताइए कि 2020 में चुनाव थे, पैंडेमिक चल रहा था, उस समय ऐसा कैसे है कि महागठबंधन और एनडीए को बराबर 37% वोट मिले थे और अब मैडम अभी भी 90% मिल जाएगा। आपका परसेंटेज वोट अभी भी है मैडम, आपका परसेंटेज ऑफ वोट अभी भी कितना मैं देख रहा हूं 38.8% के आसपास अभी भी आपका है। आपका 0.9% कम हुआ है आपका वोट परसेंट अगर मैं 2020 के मुकाबले करूं। अरे सुनिए भट्ट जी, मैं आता हूं, मैं विजय शर्मा जी को ले आऊं, काफी देर हो गई। विजय शर्मा जी आपकी बात का जवाब मैं आ रहा हूं। सुजाता जी मैं आ रहा हूं, मेरे पास आखिरी बात कह देती हूं। हाँ आखिरी बात कह दूं? हाँ बोलिए, 10 सेकंड के लिए आखिरी बात कह दूं? बोलिए मैम। मैं ये जानना चाहती हूं आपसे कि ऐसा कैसे है कि आपके राज्य उत्तराखंड से इतने सारे लोग जाके वहां वोट डाल रहे हैं जो आपके राज्य में पहले वोट डालते थे और तस्वीरें भी डालते हैं। कितनी हिम्मत है, इसके बारे में चुनाव आयोग नहीं बोलता। विजय शर्मा साहब अब आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? सुजाता जी आपने अपनी बात रखी, अब हमें विजय शर्मा जी को सुनना चाहिए। देखिए रमेश जी, मुझे पर्याप्त समय देना क्योंकि आपने 7-8 मिनट इनको दिए हैं बोलने के। अब मैं बताता हूं, देखिए ये होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप जमीन के ऊपर काम नहीं करते हो, आप बिहार की जनता का अपमान कर रहे हो। उन्होंने एक जनादेश दिया, जनादेश को सरमाथे पे रखो। हमें झारखंड में हराया, हमने सरमाथे पे लिया, हमने तो किसी को दोष नहीं दिया। वहां भी कई कल्याणकारी योजनाएं वहां राज्य सरकार ने जारी की थी। तो इनके कर्नाटक में, हिमाचल में कितने इन्होंने घोषणाएं की, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और ये कहते हैं ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई ऐसे कैसे, आत्मचिंतन कीजिए ना। ये भट्ट साहब क्या बताएंगे आपको? ये तो आपकी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए जमीन लेवल पे कि आपके राहुल गांधी जी साउथ अमेरिका में घूमने चले जाते हैं, यहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक एक दिन में कई कई रैली करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी 2-2, 3-3 दिन तक लगातार वहां बिहार में रह के कार्य करते हैं। सारे कार्यकर्ता जमीन के ऊपर जुटे रहते हैं और आप दोष देते हैं। ये तो वो वाली बात होगी जैसे इनके राजीव गांधी जी ने कहा था, जब बैलेट से पेपर होते थे, सेंटर में इनकी सरकार थी, जब हमारी 86 सीटें आ गई थी तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, इसमें तो कुछ काला है। बताओ, बैलेट से पेपर हुए, बैलेट पेपर से वहां इलेक्शन हुआ था, सेंटर में इनकी सरकार थी। चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो भी पीएमओ से बनाए जाते थे, उसके बावजूद कहते नहीं। तो ये तो शुरू से डिक्टेटर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, आपने देखा होगा हाई कोर्ट ने उनको निरस्त किया, उनका वो चुनाव जो है, उसके बाद वो किस तरह से बौखला गई और उन्होंने देश को ऊपर इमरजेंसी थोप दी। आपने नवीन चावला का देखा होगा, वो तो अपना तीसरा बेटा मानते थे गांधी फैमिली का। और उसके बाद में आप गिल साहब को देख लीजिए, एमएस गिल, उनको खेल मंत्री इन्होंने बनाया, टीएन शेषन को इन्होंने टिकट दी, आडवाणी जी के खिलाफ लड़ाया। तो चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इन्होंने ऐसे काम किए हैं, ऐसे कार्य किए, तो इनको ऐसे नजर आता है। भाई आप आत्मचिंतन कीजिए, जनता बार बार आपको क्यों नकार रही है? आप सेंटर में थे, बताइए 2014 में क्यों हमारे को 282 सीटें मिली थी लोकसभा में, और जिस राज्य में हम आ जाते हैं उसके बाद में हम आते ही चले जाते हैं। क्योंकि हम 2010 में तो आपकी सरकार थी, तब भी हमारी 91 सीटें आई थी बिहार में, और हमारे से ज्यादा सहयोगी दल हमारा जेडीयू, उसकी ज्यादा आई थी। तरह उसका भी जवाब दे दीजिए। जनता दल जो है ये अपना आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गया था। तो आप आत्मचिंतन करना चाहते नहीं हो, आए बाएं साएं कभी किसी को ऊपर आरोप दे दिया। पहले आप कहते थे ईवीएम खराब है, अब ईवीएम ठीक हो गई। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, आरोप पर टिकते भी नहीं हो, भाग जाते हो। अभी राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बम फोड़ा था। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, पलवल के बराबर में एक गुजराना गांव है, वहां उन्होंने बताया भाई हमारे दादा परदादा इकट्ठे रहते थे, सारे घरों में एक नाम है, 1 किलोमीटर तक जो घरों के नंबर होते हैं, और सारी वोटें हमारी, हम ओरिजिनल आके देख लीजिए। राई में जो महिला, जो ब्राजील ये मॉडल का बता रहे थे, वो महिला आके कहती है मैंने अपनी वोट डाली है। सारे एक एक करके सारे लोग सामने आ गए कि हमने अपनी वोट डाली, हमारी वोट नहीं कटी।
कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे राहुल गांधी जी हैं, उनको जमीनी स्तर का पता ही नहीं है। कुछ भी। उनको क्या है, जॉर्ज सोरोस अंकल जो उनके नोट्स बना के दे देते हैं, यहां के सनसनी फैला देते हैं, विदेश में जाके कहते हैं। ठीक है विजय शर्मा साहब, आपने बात कर ली अपनी, हस्तक्षेप कीजिए। मेरे साथ और भी पैनल में लोग हैं, विजय शर्मा साहब मेरे साथ पैनल में और भी लोग हैं। मैं बल्लभ साहब का रुख करना चाहूंगा। बल्लभ साहब, ये बात सही है, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सवाल यह है जो रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता छोड़ रही हूं। राजनीति छोड़ने तक तो सही है, लेकिन परिवार से नाता तोड़ना, तो इसका मतलब यह है कि जब आप घर पे ही सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे तो आप राज्य में कैसे ठीक कर पाते साहब? ये तो अब खुल के सामने आ गया ना कि परिवार में कितनी बगावत चल रही है। जाइए रोहिणी, नहीं भट्ट जी आप जाइए, उनके परिवार, उनके घर में पारिवारिक से ये जो प्रश्न है उनसे पूछ लीजिए। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी से संबंधित, बिहार चुनाव से संबंधित जो बातें हैं उसके लिए मैं जवाबदेह हूं, और आप बात कीजिए। तो आप मुझे बताइए, चलिए ठीक है, मैं परिवार पे बात नहीं करता, लेकिन आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी ना। रोहिणी जी ने पार्टी छोड़ी तो आप जैसे लोगों का मनोबल कम करेगा ना। तो किसी खास व्यक्ति में रुचि रहता है, तो आपकी व्यक्तिगत रुचि है तो आप जाके बात कीजिए। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं सर? मैं तो आपसे बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं। मैं व्यक्तिगत किसी का जवाब देने नहीं बैठा हूं यहाँ, नहीं नाराज नहीं हूं मैं, नाराज सर नहीं। अगर आपकी पार्टी का अगर एक अच्छी लीडर, अगर आपकी एक अच्छी लीडर, चलिए परिवार को छोड़ा समझ में आता है, पार्टी को छोड़ेंगी तो बल्लभ साहब आप जैसे लोगों का मनोबल तो कमजोर होगा ना। क्या हो रहा है सर? आप लोगों का भी तो मनोबल कमजोर होगा, अभी परिवार को एकजुट करने की बात है। आपको मैं बता रहा हूं, मैं दिक्कत क्या हूं, मैं परिवार का प्रवक्ता नहीं हूं। आगे बात कीजिए। अब लालू परिवार से इतना गुस्सा क्यों है आज? मैं गुस्सा आपसे हूं भट्ट जी। आप मेरे पे गुस्सा निकालिए ना, लेकिन परिवार से गुस्सा मत होइए। गुस्सा रहूंगा। आप मेरे पे गुस्सा निकाल सकते हैं सर, मुझे नहीं आज आप पे गुस्सा, लेकिन आप हंसे मुझे अच्छा लगा। आपके चेहरे पे ऐसा गुस्सा आप नहीं अच्छा लगा जो आज मुस्कुरा के आप पर गुस्सा निकालेगा। लेकिन आप मुस्कुरा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक कविता पढ़ी थी, हार ही तो अब हृदय की जीत होती जा रही, मैं आप में वो भाव देख रहा हूं आज, अच्छा लगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जननायक बनाने चले थे, आपसे बात करूं, मुस्कुराओ नहीं सर, आप बिल्कुल मुस्कुराइए और मैं चाहता हूं आप मुस्कुराइए। जननायक बनाने चले थे आप तेजस्वी यादव को, और जनता ने कहां लाके रख दिया साहब? कुछ तो बताइए कि ऐसा क्या हो गया? देखिए, जननायक की बात कह रहे हैं, पता नहीं कौन जननायक उनको बनाए थे। हाँ, कुछ पोस्टर नायक के लगे थे, जरूर तेजस्वी यादव जी नायक हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, बिहार चुनाव के पूर्व और आज भी जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट का एनालिसिस अभी तक पार्टी की नहीं है। समीक्षा के बाद इसके पूरे कारणों का आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं बिहार के, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मीडिया के लोग भी इस तरह का कोई आशा और उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह से रिजल्ट होगा? तो जो कुछ भी आपके सामने है, इसमें कुछ तथ्य जो मैं अपनी तरफ से कोई तथ्य आज नहीं दूंगा। मैं जब तक समीक्षा नहीं हो जाती है, जब तक मैं किसी कारण पर नहीं आ जा सकता हूं, ठोस निष्कर्ष पर नहीं आता हूं, तब तक मैं इस तरह के कुतर्कों पे बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर है, मुझे ये बता दीजिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, तो उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होती है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उसमें फ्रेंडली फाइट क्या होती है? नहीं, बात करता हूं। लेकिन एक बात देखेंगे रमेश जी की कुछ बातें यहां पे जरूर आ रही है कि ये महिला को 10 लाख जो पैसे दिए, रुपए दे गए हैं 10,000 के दौरान, आचार संहिता के दौरान, वो उसका असर हुआ। तो हाँ, 10,000। तो एक बात मैं जानना चाहता हूं, 3,17,000 करोड़ का बजट है। यदि प्रति व्यक्ति, ये बजट तो बिहार के लिए है ना। अब बिहार में 2 तरह का योजना है, प्लान और नन प्लान। प्लान योजना, जो योजनाएं हैं जितनी तरह की पब्लिक वेलफेयर के लिए योजना होती है, नन प्लान में ज्यादातर बेजेस दिए जाते हैं सरकारी कर्मचारियों को। वो ठीक है, वो मुझे मालूम है सर, लेकिन बल्लभ साहब आज आप बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। तब मैं जब आपसे पूछता था, जहां सरकार, मैं आपको यही तो पूछता था, प्रति व्यक्ति जब 2.5 करोड़ प्रति वर्ष खर्च हो रहा है, तब 10,000 इतना असर डाल दे, ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही है। बल्लभ साहब, मैं तब आपसे यही तो पूछता था, जिस राज्य का बजट 3,17,000 करोड़ है, उस राज्य में 9 लाख करोड़ के आसपास की नौकरियां बांटने का वादा कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास माई बहन योजना देने का वादा कर रहे हैं साल में। ये कैसे मुमकिन है? आज आपने प्लान, नॉन प्लान आप सब पढ़ के आए हैं। अब नॉन प्लान का जमाना रह गया, अभी तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप फिर हंसिए आज, मेरा कहने का मतलब ये है, आप अतार्किक बात कर रहे थे। आप
ऐसी बात करें तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे ऐसे वादे कर रहे थे सत्ता पाने के लिए जो जनता समझ गई इनके बस की नहीं है, और इसलिए जनता ने आप पे विश्वास नहीं किया। दूसरा, आपके गठबंधन में कितनी खामियां थी जिन्होंने आपसे ये कहलवा दिया कि साहब मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो कहां हैं आज? साहनी साहब कहां हैं आज? बना दिया उन्हें उप मुख्यमंत्री आपने। रमेश जी, सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। नहीं, ये जनता, देखिए बताता हूं, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे जनता बनाती है। मैं कौन होता हूं किसी को तय करने वाला? बिहार की जनता बनाएगी ना। तो जनता ने जो जनादेश दिया है, इसमें जो समीक्षा करने के बाद जो हम लोग कहेंगे इस पर, लेकिन फिर भी ये जनता बनाती है, मैं नहीं होता हूं। और किसी पार्टी में वो विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करेगी। बल्लभ साहब, आप हाथ जोड़ के कह तो सकते थे मैं बिहार की जनता का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने जो जनादेश दिया वो हमारे सर माथे पे, हम अगले 5 साल ऐसा संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर विधानसभा तक लोगों का दिल जीतेंगे। रमेश जी, मैं अभिनंदन भी करता हूं बिहार की जनता को, और विशेष तौर पे पूरे मतदाता को, और खास तौर पे वो मतदाता जो हमको वोट दिए हैं, और बिहार में सबसे ज्यादा वोट हमको मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबसे ज्यादा वोट आपको मिला। राष्ट्रीय जनता दल को श्वेता जी, 15 लाख वोट श्वेता जी, अब तो सबको इसी बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ कब लेंगे। कुछ आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आई है? ये नहीं, आपने कहा मतदाता का अभिनंदन करने। रमेश जी प्लीज लेट मी कंप्लीट, पूरा करने दीजिए। आपने कहा, आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग नहीं, अच्छा बोलिए, मतदाता की बात करते हैं। मैं उन मतदाताओं को सलाम भी करता हूं, और सारे मतदाता को करता हूं लोकतंत्र में। और विशेष तौर पे मैं बता दूं, इन्हीं मतदाताओं के आशीर्वाद से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत के हिसाब से हैं 1,15,00,000 राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिला है। आप इस तरह से मत, इन वोटों का अनादर आप मत कीजिए इस तरह से। ये बिहार की जनता नहीं वोट दिया है राष्ट्रीय जनता दल को। बल्लभ साहब, जब तक आपके जैसे आशावादी लोग जो इसमें भी आशा देखते हैं, आरजेडी के साथ हैं, आप मजबूत होंगे। मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये आशा होनी चाहिए। ये जो ऑप्टिमिज्म है ना, सबसे ज्यादा तो वोट परसेंट हमें ही मिले, कम से कम कहीं तो आप अच्छा ही देखेंगे। मतदाताओं में भी विश्वास है, हमें बिहार के मतदाताओं में, महान मतदाताओं में विश्वास है। बिल्कुल होना चाहिए। क्या पता आगे आपके लिए अगले 5 साल में उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो। नहीं, देखिए सवाल तो पहले भी थे जी। जो मुद्दा हम लोग चुनाव के दौरान उठाए थे, ये नौकरी, क्या बेकार लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा का सवाल हमने उठाया था, स्वास्थ्य सेवा जो चरमराई हुई थी ये उठाया था हमने। हमने इंडस्ट्री लगाने की बात उठाई थी। बल्लभ साहब, अभी आपकी बात सारी हो गई, फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं, हमें समय नहीं देते करके, इसलिए मैं पूरा समय दिया आपको। मुद्दा तो बल्लभ साहब, मैं आ रहा हूं, श्वेता जी कुछ कहना चाह रही। अभी आज आप श्वेता जी को मत रोकिए, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने साहब देश को एक दिशा दिखाई है। मैं बिहार की महिलाओं का खासकर अभिनंदन करता हूं, निकल के उन्होंने वोट किया है साहब, उन्होंने दिशा दिखाई है पूरी देश को। बोलिए श्वेता जी, कब बन रहे नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री? जी रमेश जी, पहले तो हम उत्पल जी को बोलना चाहेंगे कि इतने हाइपर ना हो। वो एक हमारे मैथिली में कहावत है, खिसियनी बिल्ली खंभा नोचे, मैथिली का कहावत है। अगर वो मैथिली समझते होंगे तो उनको समझ में आएगा। और रही बात जो आपने अभी सवाल किया है, नहीं है, हमने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन सत्ता का इस तरह का अहंकार ठीक नहीं है। देखिए उत्पल जी, अब मुझे जिस वोट का आप अहंकार कर रही हैं, आज भी मतदाताओं ने हमें आपसे ज्यादा वोट से नवाजा है। इस तरह से अहंकारी मत बनिए। अहंकार नहीं है उत्पल जी, हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये जीत हमारी नहीं हुई है, ये जनता की जीत हुई है। हम तो सेवक हैं, हम राजा के परिवार से थोड़े ही आते हैं कि हमारे यहाँ फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये तो जनता ने चुना है, अपने बीच से एक संघर्ष जिन्होंने देखा है उनको चुना है अपना नेता। अहंकार तो हमारे अंदर है ही नहीं, हम तो झुक के प्रणाम खुल के इस पे बात करेंगी। वोट अधिकारी किस राजा की बात कर रही हैं आप? माना नीतीश जी ने बहुत अच्छा बिहार बना दिया है, बात कर रही हैं आप, लेकिन विपक्ष से ये कभी भी लोग उम्मीद नहीं करता है कि वो अधिकारी यात्रा के नाम पे टूरिज्म सारे भुंजा पार्टी के लोग अपने बाल बच्चा को सेट कर लिए, सारे ब्यूरोक्रेट अपने बच्चियों को सेट कर लिए, अपनी पत्नियों को सेट कर लिया आपके सरकार में। अरे बल्लभ साहब, आज तो नहीं, उत्पल जी बोलने दीजिए ना। उत्पल जी,
उत्पल जी, उत्पल जी नहीं कर सके आपके समय में। अरे उत्पल जी सुनिए ना, मुद्दा वही बरकरार है। उत्पल जी एक मिनट रुकिए ना उत्पल जी, नहीं गलत बात। उत्पल जी, तो जो सवाल मैं उठा रहा हूं, उत्पल जी, आप इसका सलूशन की ओर चलेंगे, उत्पल जी, ना कि प्रधानमंत्री की तरफ कट्टे और ये मुद्दा विहीन राजनीति करेंगे। उत्पल जी एक मिनट। हाँ श्वेता जी बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे सुजाता जी के पास जाना है, वो बहुत जवाबों के साथ तैयार हैं। बोलिए श्वेता जी, जल्दी से बोलिए, अपनी बात कंप्लीट करिए। जी रमेश जी, पता है ये ऐसा हुआ है, इनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, जिसपे ये नहीं कर रहे हैं। बात ये है, अगर एक तरफ नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन खड़ी थी और दूसरी तरफ महागठबंधन, तो विपक्ष होना चाहिए, ना कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, विपक्ष नहीं था, वो कंफ्यूजन खड़ा था। अब कंफ्यूजन क्यों था हम आपको बताते हैं। इनके पारिवारिक चीजें, जिस चीज को ये बोल रहे हैं कि परिवार के बारे में सवाल मत करिए, तो ट्विटर पे डालने की क्या जरूरत है। अगर आप अपने ऑफिशियल ट्विटर पे कुछ डालेंगे, लोग आपसे सवाल करेगा ही। तो इनके परिवार में ठीक नहीं चल रहा करना है परिवार पे, तो जाकर पूछिए। जिनको 7 टिकट मिलता है वो 3 टिकट अपने पत्नी को देते हैं, एक अपने साले को देते हैं, अपने फूफा को देते हैं, अपने बहनोई को देते हैं। जीतन राम मांझी जी से पूछिए जाकर, जिस लोजपा की बात कर रहे हैं आप, वो लोजपा में सारे टिकट अपने भाई बंधु परिवार को लोग दे रहे हैं। अभी श्वेता जी एक मिनट रुकिए, टिकट दे रहा है एक बार उत्पल साहब रुकिए, ठीक है सुजाता, ठीक है श्वेता जी आप रुक जाइए। सुजाता जी, पता मैं आज ये सोच रहा था, जब मैं एक मिनट, उत्पल साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज, श्वेता जी एक मिनट रुकिए प्लीज। सुजाता जी, मैं सोच रहा था जब मैं आपसे बात की शुरुआत करूंगा, सबसे पहले आप बिहार की महिलाओं का अभिनंदन करेंगी कि उन्होंने देश को दिशा दिखाई है, इतने बड़े पैमाने पे निकल के वोट किया है। आपको नहीं किया क्या फर्क पड़ता, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो वोट किया। लेकिन आज भी आप तमाम खामियां ढूंढ रही हैं, तमाम। देखिए सब, मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं और ये बता रही हैं इस देश को कि महिला शक्ति क्या होती है। और मैं तो इस बात को मानती हूं कि महिलाओं के बिना अब हर नेता समझ गया, क्योंकि पितृसत्ता तो पूरे समाज में है आज भी, लेकिन हर व्यक्ति समझ गया कि बिना महिला को साधे आप जीत भी नहीं सकते। कांग्रेस कब समझेगी, यही तो पूछ रहा हूं। को साधने का काम आपको करना पड़ेगा, उन्हें पॉलिसी मेकिंग में भी लाना पड़ेगा, महिला को आगे करना पड़ेगा। ये तो समझ में सबको आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बालिका गृह कांड के जो दोषी लोग हैं उनको आप सजा दिलवा पाएंगे इस बार सत्ता में आई है। नहीं है सुजाता पाल जी, आपकी मैं सिर्फ 40 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। आप सारे मेहमान मेरे साथ बने रहिए, मैं केवल 40 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर पेंटिंग में टाइम लगे ज्यादा, 20% मनी बैक का वादा। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस 80504 80504। ठिठुरता ये दिल मेरा, अरे ये क्या पप्पी रख ले। नहीं रख सकते। जिन वुलन्स में इतना प्यार छुपा हो उनके लिए इजी, ये रोए पड़ने से बचाए, नाजुक वुलन्स का ख्याल रखें। वुलन्स का ख्याल इजी। एशियन पेंट्स ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस, काम हमारा क्रेडिट आपका। ऑन टाइम पेंटिंग के लिए इन्हें कॉल 80504 80504। बिहार का जनादेश आखिर कहता क्या है, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी से विजय शर्मा, कांग्रेस से सुजाता पॉल, उत्पल बल्लभ आरजेडी से और श्वेता प्रयाजी जनता दल यूनाइटेड से। सुजाता जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने ठीक कहा कि सारे राजनीतिक दलों को समझना होगा बिना महिलाओं के काम चलने वाला नहीं है, लेकिन एक बात, हम इस जीत की बात तो कर रहे हैं कि साहब इतनी सीटें मिली हैं, इतना वोट प्रतिशत मिला है। आप तो राजनेता हैं, आप तो जानती हैं कि साहब ये परसेंटेज लाने के लिए, जीत के लिए मेहनत कितनी पड़ती है। तो आप देखिए ना मेहनत कितनी हो रही है, इसको भी तो आप रिकॉग्नाइज करिए ना। जब तक आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक आप कैसे अपनी रणनीति बदलेंगे, जिस रणनीति का आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने
यही तो मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें अपनी रणनीति समझनी पड़ेगी कि रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो सामने वाली मशीन है ना वो हर हद तक जा रही है। अभी तक हम सीधे रास्ते पे चल रहे थे और हम चुनाव आयोग से डेटा मांग रहे थे। जब हरियाणा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमारे नेता ने, हम उत्तराखंड जैसे राज्य में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे वोटर लिस्ट के बारे में बहुत सारी बातें पूछते हैं चुनाव आयोग से, हमारे आरटीआई के जवाब नहीं मिलते। मैडम, आप इतने उपचुनाव जीते हैं, आप जुबली हिल्स का उपचुनाव जीते हैं, आप राजस्थान में उपचुनाव जीते हैं, ये उपचुनाव कैसे जीत गए फिर आप मैडम? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अब ये चिट भी मेरी, पद भी मेरी तो नहीं हो सकता। सुजाता जी ऐसा नहीं होता ना, आप उपचुनाव जीत रहे हैं। नहीं, आप, मैं बताती हूँ, झारखंड में जेएमएम जीती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है। मैं ये बता रही हूँ आपको। अरे सुनिए, पूरी दुनिया में किसकी इज्जत होती है? जो लोकतंत्र में रहता है। किम जोंग उन की नहीं होती। इसलिए पूरी दुनिया को बताना है कि मैं तो प्रक्रिया के हिसाब से ही आया हूं, इसलिए प्रक्रिया की बेहद आवश्यकता है मोदी जी को भी। अगर उन्हें जाना है दूसरे देशों में, अपना मान करवाना है, सम्मान करवाना है, तो उन्हें बताना है कि वो एक लोकतांत्रिक देश से चुन के आए हैं। अब अगर आप प्रक्रिया को मैनिपुलेट कर लेंगे और उस पर जवाब नहीं देंगे, तो आप बताइए, आप उनका इंटरव्यू नहीं करना चाहते? आप जरूर करना चाहेंगे न्यूज नेशन के लिए प्रधानमंत्री का, लेकिन 1-to-1 मत करिएगा, उनसे कहिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें आपके सवालों के लिए जवाब दे। मुझे यकीन है, मुझे तो अगर राहुल जी भी इंटरव्यू देंगे तो मैं उनका भी करूंगा जी। आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका भी करवाइए। अरे दोनों को बुला लीजिए। ठीक है विजय जी, मेरे से चाहते हैं कि दोनों सुजाता जी, विजय जी कुछ आपको जवाब, आप लोग सवाल पूछें। विजय जी प्लीज आप, हाँ लेकिन सुजाता जी ये जो बात है ना, चिट भी मेरी, पद भी मेरी, ऐसे थोड़ी ना चलता मैडम। देखिए एक बार विजय जी, फिर मैं आ रहा हूं सुजाता जी। विजय जी बोलिए। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, मैं आ रहा हूं। विजय जी बोलिए, आप जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूं सुजाता जी। देखिए रमेश जी, मैंने पहले बताया चोर मचाए शोर। आप मुझे बताइए तेलंगाना में कैसे जीत गए, कर्नाटका में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए? छोड़िए जी, अरे राहुल गांधी कैसे जीत गए, प्रियंका वाड्रा कैसे जीत गई, वो बताइए। इसी चुनाव आयोग के थ्रू जीते थे ना। तो आप किस तरह से आप देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हो? और जहां तक आप पीसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हो, राहुल गांधी जी ने कौन सी की है? अरे अपने बंदे बैठा लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उठाता है इंडिपेंडेंट होके, तो उसके कहते हैं तुम्हारी जाति क्या है। पत्रकार से जाति पूछ जाती, पत्रकार की तो जाति ही पत्रकारिता है। तो ये राहुल गांधी जी का वो है। राहुल गांधी जी एक क्वेश्चन बता नहीं सकते। उनके जो वहां जॉर्ज सोरोस अंकल लिख के बैठ देते हैं, वो पढ़ लेते, उनको यहाँ पता ही नहीं है जमीन की क्या है, हमारे यहाँ जमीन में क्या होता है, कैसे है, यहाँ के क्या संस्कार है, क्या रीति रिवाज है। राहुल गांधी जी को पता है कुछ? आपके तो ये तो ढो रहे हैं, राजमाता को ढो रहे हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आप अरे आप ये देखिए, ये कौन सी तमीज है? आप, मैं इनको नहीं बोलने दूंगी। मुझे बता दो ना। अरे अपने पिता के बारे में बताओ, अपने बाप के बारे में बताओ ना। तुम्हारा बाप है ना, दूसरों की माता के बारे में। सुजाता जी नहीं, ये गलत बात है। सुजाता जी ये गलत बात है। आपकी दादागिरी चलेगी। सुजाता जी नहीं, आपके बारे में बोलो, दूसरों के बारे में। ये व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। मैं गलत बात नहीं, नहीं विजय जी एक मिनट, सुजाता जी नहीं गलत बात है। ये बात गलत है। नहीं ये गलत बात है। राजमाताएं होती हैं, तमीज से बात कर रही है। ये गलत बात है। ये गलत बात। तू भागा होगा, तमीज से रहे। बिल्कुल राजमाता है वो जिसको हुक्म करके विजय जी, गलत बोला। विजय जी सुजाता जी ऐसे नहीं होगा। कौन सा बताइए आप मुझे, कहां से गलत है? नहीं ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है। अरे अपने बाप के बारे में बात करें। सुजाता जी, सुजाता जी, जहाँ पे कैबिनेट बदली जाती है। सुजाता जी बताइए कौन सा? सुजाता जी, पूरा देश आपको देख रहा है। अगर हम इस तरह का व्यवहार रखेंगे, इस तरह की कटुता रखेंगे, कैसे चलेगा बताइए मुझे। नहीं भट्ट जी, अगर बदतमीजी करेगा तो इससे डबल ट्रिपल की बदतमीजी कर सकती हूँ। सुजाता जी, विजय जी एक मिनट रुकिए ना। देखिए ये गलत है, ये गलत है। विजय जी, विजय जी एक मिनट रुकिएगा। विजय जी ये अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अरे आप लोग आपको देखते हैं साहब, वो आपसे क्या सबक लेंगे? आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों लोग? ये इतनी कटुता क्यों है? हम एक अपने विचारों को रखने के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं करता मैं। इतना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ना। अरे आप मुद्दों पे बात करिए ना। विजय जी अपनी उम्र का लिहाज करो। सुजाता जी अभी हो गया, प्लीज।
ऐसे ही बच्चे भी बोलेंगे कल को तुम्हारे। सुजाता जी अभी रुक जाइए ना, विजय जी अभी डिबेट को आगे बढ़ाना प्लीज, ये आप आपस में। चाटुकारिता जी आपने करनी है, सरिता जी चाटुकारिता आप करिए यहाँ। एक मिनट, न्यूज चैनल के ऊपर आप इस तरह की बातें मत कीजिए। अरे चाटुकार, अरे आप जवाब दीजिए बातों का। मिट्टी भी खा जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ। आप सवाल पूछिए, समझा? आप दो सुजाता जी ये गलत है, ये गलत है। नहीं अभी आप रुक जाइए दोनों लोग, प्लीज आप रुकिए दोनों लोग, क्योंकि आपको रात चाहिए। नहीं आप सुजाता जी मेरी एक बात सुनिए, हम अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे टेलीविजन चैनलों में, प्लीज विजय जी प्लीज, आप दोनों लोग बहुत सीजन्ड है साहब, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप सोचिए, हम कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहते यहां पर, आप अपने विचारों को निष्पक्षता के साथ रखिए इस मंच में, लेकिन आप व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाएंगे, ये बहुत गलत है रमेश जी। ये बहुत शर्मनाक है सर। रमेश जी नहीं, विजय जी और सुजाता जी, मुझे आप दोनों को देख के बहुत निराशा हुई। कौन सा ग्रंथ है जहां राजमाता शब्द गलत हो? बताइए आप मुझे, मैंने ऐसे क्या आप शब्द कह दिए? इनको बहाना चाहिए, इनके पास जवाब नहीं है। अपने बाप के जवाब देना आके, अपने बाप के बारे में बात कर। सुजाता जी ये क्या भाषा बोले? रुक जाइए विजय, नहीं ये गलत बात है। इस बदतमीज औरत को चुप कराइए। बाप के बारे में ये सड़क छाप औरत आपने कहां से बैठा ली? इस औरत को भगाइए ऐसे। एक मिनट, ये गलत, ये बहुत गलत बात है। मैं इन शब्दों के इस्तेमाल नहीं विजय जी आप रुक जाइए दोनों लोग, नहीं सुजाता जी ये बहुत गलत बात है। श्वेता जी के पास जब श्वेता जी आप दोनों लोग रुकिए प्लीज, नहीं ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुजाता जी, विजय जी सुजाता जी, ये कोई ऐसी ये गलत बात है। हम इस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षित नहीं कर सकते। जो समाज में राजनीति में है वो इस तरह की भाषा ऐसी। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट विजय जी आप रुकिए, सुजाता जी आप रुक जाइए, आप जी लगा के बोल रहा। सुजाता जी आप रुक जाइए प्लीज। विजय जी आप सुनिए, विजय जी एक मिनट रुकिए ना, सुजाता जी रुक जाइए। तमीज नहीं है, राजमाता क्या होता है? रोकिए इन दोनों को, आपको अपनी इज्जत करानी नहीं आती। ये गलत बात है ऐसी बदतमीज सुजाता जी, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की भाषा नहीं, गलत बात है। आप इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं चरित्र चेहरा नहीं, बेशरम महिला। रोकिए इनको, मैं श्वेता प्रिया के पास जाना चाहता हूं। नहीं मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता, माफ कीजिएगा प्लीज, मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता। श्वेता जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है और यही बिहार की जनता की अपेक्षाएं आप लोगों से हैं, बिहार घूमने के बाद मुझे आज भी एहसास हुआ कि वहाँ के लोग वाकई बहुत मुश्किल में जीते हैं। वहाँ के लोगों को विकास की नई सूरज की किरण चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, वहाँ इंडस्ट्री आनी चाहिए, उनका पर कैपिटा इनकम, उनकी प्रॉस्पेरिटी बननी चाहिए। ये जो युवाओं को लाठी भाजने को मिलती है, जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात अपना मुश्किल में डालते हैं, उसके बाद एक एग्जाम लिखने के लिए इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कैसे इंश्योर होगा? बिल्कुल रमेश जी, ऐसा नहीं है, कभी भी विकास ना एब्सोल्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं है विकास की जरूरत नहीं है, वहां पे बहुत विकास करने की अभी जरूरत है। इस बात को हम एडमिट भी करते हैं और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी पक्ष के लिए। जैसे इस तरीके से आके मुझे नहीं लगता आप लोग अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हो, और जिस तरीके से आके ये लोग करते हैं वो भी एक तरीके से समझिए, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है और इस तरीके से प्रवक्ता करेंगे तो ये सब चीजें मुझे सही नहीं लगता है। और जिस विकास की बात आप कर रहे हैं रमेश जी, उस पर मैंने कल भी बोला था कि हम बिहार की जनता के अपेक्षा पे बिल्कुल उतरने की कोशिश करेंगे और अभी तक बहुत काम हुआ है। जैसा बट श्वेता जी मेरी एक चिंता है, आपके सुशासन में अनंत सिंह, अमरेन पांडे ऐसे लोगों को आप कैसे संभालेंगे? देखिए रमेश जी, अगर फिर उस पहलू पे जाएं तो अगर हम ये नहीं बोल रहे हैं लोकप्रियता सही और गलत, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। अगर वो भारत का संविधान उनको या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको अलाउ कर रहा है तो शायद इस बेसिस पे इन लोगों को टिकट्स मिले होंगे। नहीं, लेकिन आप कैसे संभालेंगे? वो जीत के आगे, वो बात सही है, जनता ने उनको जिता के भेजा, उसमें अपने को सिर्फ इतना मैं कहना चाह रहा हूं, सुशासन बाबू इनको कैसे संभालेंगे? भाई इनको भी तो भय दिखाना होगा ना, इनको तो भय दिखाना होगा, इन्हें सुशासन का भय दिखाना होगा।
बिल्कुल सुशासन का भय है उनको, वो जिस पद पे हैं उसको संभालेंगे वो बिल्कुल, और आज तक संभालते हुए आए हैं, इसीलिए जनता का जनमत उनके साथ है। और इसीलिए वो, और देख लीजिए सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे सिर्फ अनंत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसे अगर आप उनको क्रिमिनल लेंगे तो हम उस पहलू पे बात नहीं कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा देख लीजिए उनकी लोकप्रियता उनके यहाँ कितनी ज्यादा है, और दूसरा वो वहां पे काम कितना करते हैं लोगों के बीच में। अगर आप एक प्रत्याशी की तरीके से उनको देखें, हाँ क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, या उस पे मेरा कोई पक्ष नहीं है और उसके कभी भी हम फेवर में नहीं है कि एक क्रिमिनल को टिकट मिलना चाहिए। बट अगर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या संविधान भारत का अलाउ कर रहा है, इसलिए उनको दिया गया है। अगर आप इस तरीके से देखें तो, और कोई संरक्षण नहीं है उनको। आप ये सोचेंगे कि संरक्षण उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है या मिलेगा कभी, तो लेकिन श्वेता जी मुझे तो इंतजार है कि जिन करोड़ों महिलाओं को आपने 10,000 दिए उनको आप 2 लाख भी दें और उनका बहुत अच्छा व्यवसाय चले, वो स्वरोजगार का ऐसे मॉडल खड़ा करे कि पूरा देश उन स्वरोजगारियों से सीख के अपने राज्यों में उनको इंप्लीमेंट करे, और हम आपको याद दिलाएंगे कि किन किन महिलाओं को मिला है, किन किन को नहीं मिला है। और ये जिम्मेदारी वल्लभ साहब की भी है। अब वल्लभ साहब को विपक्ष के तौर पे ये इंश्योर करना होगा कि जो वादे 1 करोड़ रोजगार के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है वो वल्लभ साहब इंश्योर कराएंगे। मौका दीजिए, फिर कुछ सवाल मैं अभी कर लेता हूं। वल्लभ साहब बोलिए, वल्लभ साहब बोलिए प्लीज, कुछ सवाल मैं इनसे कर लेता हूं। वल्लभ साहब बोलिए। जी जी देखिए, आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे जगह बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि महिला सुरक्षा के और सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो सरकार आई है, बालिका गृह कांड के जो दोषी लोग हैं उनको भी फाइंड आउट करके बता पाएगी। वो बालिका जो गायब कर दिए गए हैं उनको फिर ये बता पाएंगे कि जीवित है कि नहीं पाए हैं। जो बच्चे 86% नहीं पास कर चुके हैं शायद इस बार पास कर जाए। वो किसान जिनकी आय दुगना करने की ये बात कहे थे, जिसको फिर एमएसपी देने की बात ये अपने मैनिफेस्टो में कहे हैं, दुगना करने के बाद एमएसपी देने की बात, शायद उनको न्याय मिल जाए। जो आवासहीन लोग हैं उनको आवास मिल जाए। ये मुद्दे पहले भी थे, आज भी हैं। हम बिहार के लोगों के साथ जो मुद्दों के साथ में गए थे, हम अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मुद्दे तो हैं। आज भी सवाल बिहार में है, आज भी सवाल बिहार में है कि चुनाव के दौरान किस तरह से AK-47 से वल्लभ साहब, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप अपने मामलों को जनता जनार्दन के बीच सही से नहीं ले जा पाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने इस बात को एक्सेप्ट तो किया कि आप अपने मुद्दों को नहीं ले जा पाए, आप जंगल राज की छवि से अपने आप को नहीं भी बाहर निकाल पाए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है, कौन मना कर रहा है? ये नहीं है कि मुद्दा नहीं है बिहार में, मुद्दा बिल्कुल है, कौन मना कर रहा? बिहार में सब मुद्दे हैं जो आप लोगों ने उठाए। अपेक्षा है कि बिहार से जुड़े जो सवाल है आप उनको उठाएं, उनको रेज करने में विपक्ष के लोगों को समय दें। आपसे भी ये उम्मीद मैं करता हूं। बिल्कुल, और हमेशा मतलब कि आप हमेशा हमसे उम्मीद कर सकते हैं, न्यूज नेशन से उम्मीद कर सकते हैं वल्लभ साहब। अब मैं विजय शर्मा और सुजाता जी के पास दोबारा आना चाहता हूँ। 1 मिनट, अभी दोनों शांत हो गए। न्यूज नेशन और रमेश भट्ट नहीं है, ठीक है सर। तो अगर अभी भी देख लें तो मुझसे कहीं ज्यादा समय सर हमारा सर, मैं जिस संस्थान में काम करता हूं वो संस्थान हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाता। मेरे कहने का मतलब ये है बहन, मैं मीडिया का मतलब रमेश भट्ट जी और न्यूज नेशन नहीं है। मीडिया का एक हिस्सा है रमेश जी और न्यूज नेशन। ज्यादा समय दिया है उत्पल बल्लभ जी को। ठीक है श्वेता जी, मैं आ रहा हूं। अभी क्या है ना, अभी क्या है, थोड़ा विजय शर्मा साहब और सुजाता जी बहुत गुस्से में थे, अभी ठीक है। अब विजय जी, मुझे लगता है कि पहले मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं, ये कटुता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो जनादेश मिला है, जनादेश बड़ी जिम्मेदारी भी देता है साहब। 20 साल के बिहार को अगर आप घूमेंगे तो आपको वो गरीबी, वो लोगों की मुश्किलें, वो पलायन, वो किसानों का दर्द, वो सब कुछ वहां पर दिखेगा सर। और मैं चाहता हूं कि जब 2030 में हम आपसे बात करें तब आप ये ना कहें कि अगले 5 साल में हम डेवलपमेंट करेंगे। रमेश जी शायद आपने भी वो सुने होंगे, संबोधन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि आइए उद्योग लगाइए, और हम काम करने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि बिहार को हमने विकसित बना दिया? हमने बहुत सारे कार्य कर दिए, बहुत सारे कार्य हम करने जा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। हम बिहार की जनता के लिए वही उद्योग लगाना चाहते हैं, वही रोजगार देना चाहते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल किस तरह से बातें की हैं,
तो मुझे लगता है कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, नए उद्योग लगाने चाहिए। हमारे को रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार देने वाला बनाना है हमने बिहार में। और जिस तरह से बिहार में हमने वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी उसको ठीक करके एक माहौल बनाया है ताकि वहां उद्यमी उद्योग लगा सकें। बिजली दे रहे हैं, बिजली नहीं थी, आप कितना माहौल बनाएंगे, आप काम भी करिए ना, माहौल बनाया कुछ काम भी कर लीजिए, तभी कोई उद्यमी वहां जाकर उद्योग लगाएगा, रोजगार लगाएगा। भाई माहौल ही मत बनाइए, आप काम भी करना होगा ग्राउंड में। सर जी ये कितने काम किए हैं आप देख रहे हो ना कि नहीं काम किया काम करेंगे, संवेदनशील हैं हम काम करने के लिए, चाहे कोई भी है, चाहे युवा है, चाहे हमारी नारी शक्ति है, चाहे आदिवासी है, कोई भी हो, सबके लिए हम कार्य कर रहे हैं। सर अब आप उत्पल लल्लभ साहब, उनको मैंडेट मिला है, उनको मैंडेट मिला है, जनता ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है। नहीं मैंडेट मिलने का मतलब ये उत्पल जी 5 साल बाद पूछा जाए, रमेश जी उत्पल जी जब 5 साल बाद हम अपना हिसाब लेके जाएंगे जनता के बीच में, आप हमारे से हिसाब लेना, हम हिसाब देंगे और हम बड़े सम्मान के साथ देंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, उत्पल जी अपना हिसाब देंगे, हम जनता के बीच में जाके देंगे। 5 साल बाद हमारा फिर लिटमस टेस्ट होना है। हम जनता के प्रति सर झुका के खड़े हैं क्योंकि हम जनता के लिए बने, हम सेवक हैं। श्वेता जी हम सेवक हैं, हम नामदार नहीं है। सुजाता जी ठीक है, अब ये हो गया सुजाता जी, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस को सीरियसली, एक तो आज आपके बच्चे आपसे नाराज होने वाले हैं कि मम्मी आप इस तरह से मत भिड़ा करिए करके, आप उनको क्या जवाब देने वाली है वो आप तैयार रखिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि आज अब समय आ गया कांग्रेस को सच में अपनी रणनीति को रीथिंक करना होगा, आपको ग्राउंड में दिखना होगा। सिर्फ चंद महीने पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालने से कुछ दिन पहले काम नहीं चलेगा, आपको पूरे 5 साल पूरी ताकत से काम करना होगा कि जनता को आप पे भरोसा हो कि आप एक बेहतर विकल्प है इस देश के लिए। देखिए जहां तक जनता की बात है तो जनता के साथ हम सदा खड़े हैं, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कह दिया कि जनता के ऊपर एक भी सवाल नहीं है, हम सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जहां तक जनता के बीच में खड़े रहने की बात है ना, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क पे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सड़क पे हम खड़े हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो CAG रिपोर्ट आई थी ना, इसमें ये 70,877 करोड़ के बिल गायब हो गए थे, इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। आपको याद करा देती हूं, अभी 4 जुलाई को खेमका जी की हत्या जिस प्रकार से हुई, 12 जुलाई को सुरेंद्र खेवट जी की, जितेंद्र महतो की पुलिस स्टेशन से बस 30 मीटर की दूरी पर खेतों में पुलिस वालों को मारा जा रहा है। यह बताता है कि कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है बिहार में। अगर यह बात कहा जाएगा कि इन बातों को उठाया नहीं जाना चाहिए तो ये बिल्कुल उठाना चाहिए। आप जमीन आसमान एक कर दीजिएगा मैडम, बिल्कुल। आखिरी सुजाता जी आखिरी कमेंट मैं श्वेता जी से लेना चाहूंगा। श्वेता जी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है साहब, अब आपको काम करके दिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना होगा और सच में जिम्मेदारियां हमारी बढ़ गई हैं। बिहार की जनता की उम्मीद पे खरा रहना बहुत जरूरी होता है और हम इनसे भी अनुरोध करते हैं, जो विपक्ष के दल हैं, जो जिन्होंने बोला कि मुद्दे हैं हम उठाएंगे, बिल्कुल आप उठाइए और आप विपक्ष की तरह आइए, आप कंफ्यूजन की तरह मत खड़े होइए। ऑपोजिशन में आप ऑपोजिशन की तरह रहिए, आप कंफ्यूजन की तरह हो जाते हैं खड़े, मतलब वहां की जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये इनको समझने की जरूरत है और सबसे बड़ा मेरा इनसे अनुरोध यही है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे सवाल ना उठाएं। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। विजय शर्मा साहब, सुजाता पॉल जी, उत्पल बल्लभ साहब, श्वेता प्रिया जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि जब भी आप न्यूज नेशन के मंच पे आएंगे आपके विचारों में वो मर्यादा झलकेगी, क्योंकि सारे लोग देखते हैं और राजनेताओं से सीखते हैं, तो आपको शब्दों की वो मर्यादा रखनी होगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा देखने के लिए।